Today again, I'm with a very special person. He's a very senior Bharatiya Janata Party leader. Yes, I'm with Shri Yashwant Sinha. Sinha साहब, welcome to my show. Thank you. सबसे पहले तो FDI को लेकर काफ़ी बातें चल रही हैं अभी, और आप बार बार ये कहते हैं कि FDI प्रो पुअर नहीं है। देखिए, अगर FDI पूरा मुद्दा जो FDI का है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, उसकी अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अभी हाल तक विदेशी पूंजी का भारत के विकास में जो हिस्सेदारी थी वो मात्र 1% थी। अभी धीरे धीरे बढ़ के वो लगभग 2% तक, 1.25% तक पहुंची है। और अगर हमारे देश में मोटा मोटी हम कहें कि 35-36 लाख करोड़ रुपए का पूंजी निवेश एक वर्ष के भीतर होता है, तो विदेशी पूंजी निवेश उसमें 2 लाख करोड़ के आसपास है। तो विदेशी पूंजी को लेकर इतना जो हाय तौबा मचा हुआ है वो बिल्कुल अनावश्यक है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कहना चाहूँगा कि कोई भी देश अपनी पूंजी के आधार पर और अपने बाहुबल के आधार पर, अपनी शक्ति के आधार पर आगे तरक्की करता है, विदेशी पूंजी या विदेशी सहायता के आधार पर नहीं। तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम लोगों ने इस बात को स्पष्ट किया कि हम सारे विदेशी पूंजी के खिलाफ नहीं हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विदेशी पूंजी आती है, ऐसे क्षेत्र में आती है जहां हमें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, टेलीकॉम है और भी टेलीकॉम है, तो हमने वहां कभी विदेशी पूंजी का विरोध नहीं किया, बल्कि खुद जब हम सरकार में थे तो हमने विदेशी पूंजी को बढ़ावा दिया। हमने विरोध किया है सिर्फ विदेशी पूंजी जो कि खुदरा व्यापार में आ रही है। विदेशी किराना की दुकानों का हमने विरोध किया है कि उसमें, जैसा सुषमा जी ने कहा कि दाल चावल और कपड़ा बेचने में हमें विदेशों की आवश्यकता की ज़रूरत नहीं है, उनकी सहायता की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम बांट के देखें। मेरा संक्षेप में ये कहना है कि आर्थिक सुधारों का कतई ये मतलब नहीं होता है विदेशी पूंजी। अगर हम विदेशी पूंजी लाते हैं तो हम आर्थिक सुधार करते देखे जाएंगे, माने जाएंगे। और अगर हम विदेशी पूंजी किसी क्षेत्र में नहीं लाते हैं तो होगा कि हम आर्थिक सुधारों का विरोध कर रहे हैं। ये गलत है। मुझे लगता है कि हमारे देश में बिजली की समस्या है, उसका सुधार हो, राष्ट्रीय उच्च मार्ग बने, ग्रामीण व्यवस्था में परिवर्तन हो, ये सब सुधार के कदम हैं। कृषि व्यवस्था में सुधार हो, ये महत्वपूर्ण सुधार के कदम हैं। और उसमें विदेशी पूंजी की जो भूमिका है वो बहुत ही सीमित है। लेकिन अगर रिटेल मार्केट को हम लोग देखें तो रिटेल मार्केट बहुत ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है। FDI अगर आती है, विदेशी पूंजी निवेश अगर होता है, तो शायद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। वही हमारा एतराज़ है। हमारा एतराज़ वही है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये सोचना कि ऑर्गेनाइज नहीं है वो शायद सही नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमोडिटीज़ हैं जिनमें बहुत ऑर्गेनाइज्ड है होलसेल ट्रेड, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है रिटेल ट्रेड। मैं अपने अनुभव को देखूं तो मुझे लगता है कि वो हमारे बचपन या जवानी के दिन होंगे जब किराना स्टोर्स बनने शुरू हुए, जो सचमुच में पॉप एंड मॉम स्टोर्स थे, उनकी जगह पर ऑर्गेनाइज्ड किराना आया। ठीक है, तो किराना की दुकानें चल पड़ी। उसके बाद अब ऑर्गेनाइज्ड रिटेल आ गया, क्योंकि बड़े बड़े घराने जो हैं, औद्योगिक घराने, उन्होंने रिटेल के क्षेत्र में प्रवेश किया और बड़ी बड़ी दुकानें खोली हैं। इसके अलावा मैं आपसे कहूँगा कि भारत में जो ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी हमारी जो है, ये हर चुनौती का मुकाबला कर लेती है। आंध्र प्रदेश में मछली पैदा करते हैं, वो अंडे पैदा करते हैं, चिकन पैदा करते हैं बड़े पैमाने पर, अमंग अदर थिंग्स। तो आंध्र प्रदेश की मछली आपको असम में खाने को मिलेगी, झारखंड में खाने को मिलेगी। वो पूरा पैकेजिंग उन्होंने डेवलप किया, ट्रांसपोर्टेशन डेवलप किया, और दूर दराज के इलाके में बिना किसी विदेशी सहायता के
वो पहुंच रहा है, वहाँ के आंध्र प्रदेश के अंडे पहुंच रहे हैं, हिमाचल के सेब पहुंच रहे हैं। सो ये पूरे देश में ये विकसित हो रहा है जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ जा रही है, बढ़ती जा रही है। पहले हमारे देश में केवल बीमार लोग सेब खाते थे, अब सब लोग खाते हैं सेब, और इसलिए सेब की खपत बढ़ी तो वहाँ से सेब आने लगा, पूरे देश में जाता है। जी। तो इसलिए ये कहना कि नहीं हमारे लोगों में वो क्षमता नहीं है, वो क्षमता विदेशों से ही आ सकती है या विदेशियों के मार्फत से आएगी, या हम चुनौती का मुकाबला नहीं कर सकते, या हमारे रिटेल क्षेत्र में कुछ ऐसा बहुत भारी गड़बड़ी है जिसको दुरुस्त करना जरूरी है। मैं अक्सर कोट करता हूँ एक अमेरिकन इंग्लिश की कहावत है ना कि डोंट फिक्स इट इफ इट एंट ब्रोक। राइट। अब आप बताइए कि आप और हम अगर कंज्यूमर्स हैं तो आज हम जाते हैं कहीं पर भी, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, कहीं और दूसरे क्षेत्र की बात ले लें, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं अगर कपड़ा खरीदना चाहता हूँ, चश्मा खरीदना चाहता हूँ, जूता खरीदना चाहता हूँ, भोजन का सामान खरीदना चाहता हूँ, तो मुझे तो कहीं कोई लेकिन चेंजेस, कुछ भी चीज़ ऑर्गेनाइज्ड होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिक्कत हो रही है नहीं हो रही है इसलिए चेंज होता है। चेंजेस तो एक परिवर्तन है, एक प्रक्रिया नहीं, परिवर्तन है आवश्यकता के अनुसार। चेंज फॉर चेंजेस सेक नहीं करना चाहिए, परिवर्तन के लिए ही परिवर्तन नहीं करना चाहिए। परिवर्तन करना चाहिए जब कोई आवश्यकता की पूर्ति उससे होती है। जी, लेकिन कई बार ऐसा लगता भी है कि भारतीय जनता पार्टी आम लोगों को काफ़ी कंफ्यूज्ड कर देती है बहुत मामलों पे। अब जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, अभी वॉलमार्ट ने लॉबिंग के लिए 125 करोड़ रुपए खर्च किए। अब वास्तविकता ये है कि 2008 से 2012 तक पिछले 5 वर्षों में वॉलमार्ट ने अमेरिका में, विश्व के बाकी देशों में, भारत सहित 125 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सिर्फ भारत के में लॉबिंग के लिए 125 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए। लेकिन जिस ढंग से बार बार लोकसभा नहीं चलने दिया जाता है, बात का बतंगर बनाया जाता है, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं उसके ये जो आपने बात उठाई उसका उत्तर देने के पहले मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा एक खबर की ओर कि वॉलमार्ट ऑलरेडी देश में है, कैश एंड कैरी में है, भारती के साथ उनका कोलैबोरेशन है। बिल्कुल। और वॉलमार्ट ने स्वयं एक जांच शुरू की अपने कंपनी के पदाधिकारियों की और कंपनी में जो वित्तीय अनियमितता हो रही थी उसकी। और आपके ध्यान में ये बात होगी कि उनका जो CFO था, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया और कई लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी थी, इसलिए उन्होंने किया। अमेरिका में जांच चल रही है इस बात को लेकर कि उन्होंने भारत में सरकारी पदाधिकारियों को पैसे खिलाए। इस बात की जांच अमेरिका के कानून के अंतर्गत अमेरिका में चल रही है। ये दूसरी बात। तीसरी बात कि आप 125 करोड़ के बारे में कह रहे हैं कि वो सारा भारत देश में नहीं खर्च हुआ, 4 साल तक चला, ठीक है, लेकिन हमारे देश में अगर उन्होंने 1 लाख रुपया भी खर्च किया तो क्यों खर्च किया? उसकी जांच किस चीज के ऊपर खर्च किया? बिल्कुल। तो बात का बतंगड़ हम लोग नहीं बना रहे हैं। हम लोग सिर्फ ये कह रहे थे लोकसभा में कि आप इसकी जांच करवाओ। खैर ये तो मान भी लिया गया, अब इसकी नहीं तो मान लिया गया काफी मशक्कत के बाद। आसानी से सरकार नहीं मानी। जब उन्होंने देखा कि अब कोई उपाय नहीं है तब उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। ठीक है। तो इसलिए वो धारणा अगर आपके मन में है तो वो आप निकाल दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी बात का बतंगड़ बनाती है और ऐसा करती है। सारे विपक्षी दल इसमें साथ थे और सारे दलों ने मिलकर कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। साथ साथ ये भी हुआ कि अमेरिका में वो कानूनी हो सकता है, भारत में कानूनी नहीं है। लॉबिंग भारत में कानूनी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये गैर कानूनी है। तो अगर वो गैर कानूनी हरकत भारत में हुई है तो जांच होनी चाहिए। बिफोर गोइंग फर्दर, इट्स टाइम टू वॉच अ स्पेशल रिपोर्ट ऑन श्री Yashwant Sinha. Born on November 6, 1937, Yashwant Sinha is educated in Patna, Bihar, and received his master's degree in political science in 1958. Subsequently, he taught the subject at the Patna University till 1960. Sinha joined the Indian Administrative Service in 1960 and spent over 24 years holding important posts during his service tenure. He served as Subdivisional Magistrate and District Magistrate for 4 years.
He was Under Secretary and Deputy Secretary in the Finance Department of the Bihar government for 2 years, after which he worked in Ministry of Commerce as Deputy Secretary to the Government of India. From 1971 to 1973, he was First Secretary Commercial in the Indian Embassy at Bonn, Germany. Subsequently, he worked as Consul General of India in Frankfurt from 1973 to 1974. Thereafter, he worked in the Department of Industrial Infrastructure, Government of Bihar, and as Joint Secretary in the Ministry of Surface Transport, Government of India from 1980 to 1984. Yashwant Sinha resigned from the Indian Administrative Service in 1984 and joined active politics as a member of the Janata Party. He was appointed All India General Secretary of the party in 1986 and was elected member of the Rajya Sabha in 1988. When Janata Dal was formed in 1989, he was appointed General Secretary of the party. He worked as Minister of Finance from November 1990 to June 1991 in Chandrasekhar's cabinet. He became the national spokesperson of the Bharatiya Janata Party in June 1996. He was appointed Finance Minister in Atal Bihari Vajpayee's cabinet in March 1998 and again appointed as Minister for External Affairs on July 1, 2002. Yashwant Sinha is widely credited for pushing through several major reform measures that put the Indian economy on a firm growth trajectory. ऐसा लगता है कि आपको आजकल ना तो आपकी पार्टी और ना ही कांग्रेस पार्टी सीरियसली लेती है। मैं एक उदाहरण दूंगा। आप चाहते थे कि बैंकिंग बिल पार्लियामेंट्री कमेटी के पास दोबारा डिस्कस करने के लिए आए और ऐसा लगता है कि ऐसा होगा नहीं। मैं उसका उत्तर इस तरह दूंगा कि हमने लोकसभा में उठ के सबसे पहले कहा कि वॉलमार्ट के मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए जी। उसको मान लिया सरकार ने जी बिल्कुल। तो इसलिए आप कैसे कहेंगे कि हमारी बात को नहीं माना? ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, ये जो आपने बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल की बात की है, इट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है जी। और मैं आज के दिन आपसे कहना चाहता हूँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से, क्योंकि पार्टी में इसका फैसला हो चुका है कि बैंक के पैसे को अगर वायदा बाजार में लगाया जाएगा, स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग में लगाया जाएगा, तो हम उसका विरोध करते हैं और हम विरोध करेंगे। और बैंकिंग बिल का हमारा समर्थन मिलेगा उसी समय जब ये प्रावधान उसमें से निकाल लिया जाएगा जी। अगर वो नहीं निकालते हैं तो हम उसका विरोध करेंगे। हमारा स्टेटेड पोजीशन है, बैंकिंग बिल पास करा लें, जो करना है कर लें, लेकिन हमारा विरोध होगा क्योंकि हम नहीं चाहते कि देश की जनता का पैसा इस तरह के जो कारोबार हैं उसमें लगाया जाए। आप दूसरी तरफ ये भी चाहते थे कि नितिन गडकरी साहब इस्तीफा दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। हमने अपनी एक बात रखी और उसके बाद आप अभी नहीं कह सकते कि उस पर कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है जी। लेट्स वेट एंड सी। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की एक लाइन सी लग गई है, बहुत बड़ी कतार है, 7-8 लोग लाइन में लगे हैं और ऐसा लगता है कि अब आप भी लाइन पे लगे हैं। नहीं, हम कोई किसी लाइन में नहीं लगे हैं जी। और मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है जी। और अन्य दलों का दुर्भाग्य है जी। कि उनके यहाँ एक ही व्यक्ति, एक खास गर्भ से पैदा हुआ व्यक्ति वहाँ प्रधानमंत्री बन जाता है जी। और हमारे यहाँ एक लंबी कतार है जी। ऐसे लोगों की, कॉम्पिटेंट लोगों की, समर्थ लोगों की जो प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। और ये बहुत खुशी की बात है। इसको आप हमारे ताकत के रूप में स्वीकार करें, आप इसको हमारी कमजोरी न माने। और जहाँ तक मेरा सवाल है, एक हंस के मुझसे सवाल पूछा गया और हंस के मैंने उसका जवाब दिया जी। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के बहुत योग्य हैं जी। प्रधानमंत्री पद की शोभा बढ़ेगी अगर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तब। लेकिन अभी उस पर फैसला नहीं हुआ है। समय आने पर उस लंबी कतार जिसका आपने जिक्र किया, उस लंबी कतार को ध्यान में रखते हुए पार्टी इस पर फैसला करेगी। It's time to go for a very short break. Please stay tuned. नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का खुलकर विरोध करते हैं और आपकी तरफ से या आपकी पार्टी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जाता। हमारी पार्टी के नेता बिहार में जो हैं वो समय समय पर अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण करते रहे हैं। जो भी पॉपुलर लीडर होते हैं, क्षेत्रीय पॉपुलर लीडर,
उनको आप ज़्यादा दिन तक आप लोग बर्दाश्त नहीं करते। जहाँ तक येडियुरप्पा जी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी सारी समस्याओं के बावजूद नहीं चाहती थी कि वो पार्टी छोड़ के जाए। वेलकम बैक। वी आर इन टॉक्स विद श्री यशवंत सिन्हा। झारखंड में आपकी गठबंधन की सरकार है, लेकिन एक बार फिर मैं चर्चा करूंगा, एफडीआई पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक एमपी ने एफडीआई के पक्ष में वोट डाला, तो ये किस तरह का गठबंधन है? ये एक सरकारी गठबंधन है। ये गठबंधन मैं स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूँ, सिर्फ सरकार चलाने के लिए है जी। और 4 दल आपस में मिलके एक सरकार चला रहे हैं। ये ना राजनीतिक गठबंधन है, ना चुनावी गठबंधन है, न इसका कोई कॉमन कार्यक्रम है। चुनाव हम एक दूसरे के आमने सामने लड़ते हैं, आगे भी लड़ेंगे। तो इस गठबंधन का सिर्फ एक उद्देश्य है, वह यह है कि हम, चूँकि जनता ने स्पष्ट बहुमत नहीं दिया किसी दल को, खंडित जनादेश आया, तो इसलिए कुछ दल मिलकर सरकार चला रहे हैं। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि अब हम विकास का काम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं जी, उस दिन हम फैसला करेंगे सरकार से बाहर आने का। लेकिन अभी जो बयानबाजी चल रही है जी, उस बयानबाजी के बारे में मैं ये कहूँगा आपसे कि पिछली बार जब इस तरह की घटना घटी थी तो उस समय जेएमएम के शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री थे। हम सरकार में थे, लेकिन मुख्यमंत्री वो थे। उन्होंने यहाँ आके और हमारे खिलाफ वोट किया था, तो हम लोगों ने समर्थन वापस ले लिया था। अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और मुख्यमंत्री हैं। तो इस समय समर्थन वापस कौन लेगा? अगर चाहे तो जेएमएम लेगा। तो वो हमसे नहीं कर सकते हैं कि आप समर्थन वापस ले लो। नहीं, लेकिन अभी चर्चा ये चल रही है, बिकॉज जो पहले बात हुई थी वो ये थी कि 28 महीने के बाद फिर उनकी सरकार नहीं, कोई बात इस तरह की नहीं हुई थी। लेकिन ये चर्चा चर्चा तो कोई हम आपको चाहे तो नई चर्चा शुरू कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की हमारे कई लोगों ने और मैंने स्वयं भी झारखंड में इस तरह का बयान दिया है कि 28 महीने की अगर बात किसी स्तर पर हुई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, तो उसका खुलासा होना चाहिए ना। इतने दिनों से चर्चा चल रही है, तो कहीं ना कहीं किसी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को कहना चाहिए कि नितिन गडकरी जी से बात हुई थी, राजनाथ सिंह जी से बात हुई थी, अर्जुन मुंडा जी से बात हुई थी, करुणा शुक्ला जी से बात हुई थी, यशवंत सिन्हा से बात हुई थी, और वो सहमत हो गए थे कि 28 महीने। लेकिन अभी हाल में ही शिबू सोरेन साहब का बयान आया था। नहीं, वो बयान मैंने कहा ना कि बयान देने के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ था। और अगर आप समझते हैं कि ऐसा हुआ था तो बताएंगे ना कि किसके साथ ये समझौता हुआ, लिखित समझौता हुआ या सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग थी। अंडरस्टैंडिंग थी तो किसके साथ बनी, ये बताना ज़रूरी है ना। क्योंकि जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि उस समय जब चर्चा हो रही थी सरकार में आने का, गठबंधन बनाने का, तो उस समय किसी ने हमारे जैसे व्यक्ति को भी नहीं कहा कि ये समझौता 28 महीने के लिए हुआ है कि हम पहले बनेंगे, बाद में उनका मुख्यमंत्री बनेगा। इसलिए हम बार बार जोर देके इस बात को कह रहे हैं कि जेएमएम के नेता बताएं कि किसके साथ बात हुई थी और किसने यह आश्वासन दिया था। कई बार ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी गठबंधन में सरकार चल रही है, चाहे वो झारखंड में हो चाहे बिहार में हो, वहाँ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि समझौता के कारण आप लोग बहुत जगह दब जाते हैं। मैं एग्जाम्पल दूंगा बिहार का। नीतीश कुमार साहब नरेंद्र मोदी का खुलकर विरोध करते हैं और आपके तरफ से या आपकी पार्टी के तरफ से कुछ भी नहीं कहा जाता। हमारी पार्टी के नेता बिहार में जो हैं वो समय समय पर अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण करते रहे हैं, और आप उठाकर देखेंगे तो उसमें अक्सर वो जो जिन भावनाओं को उन्होंने व्यक्त किया है वो नीतीश जी के पक्ष में नहीं है, विरोध में है। लेकिन गठबंधन है, और गठबंधन का मतलब क्या होता है? एक दल तो नहीं होता है। गठबंधन मतलब होता है 1-2 दल या 2 से अधिक दल
साथ मिल के आए हैं। वो अलग दल क्यों हैं? क्योंकि हर मुद्दे पर हमारी सहमति नहीं है, एक राय नहीं है, इसलिए हम अलग अलग दल हैं। तो अगर हम सरकार में भी हैं, और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जेडीयू के साथ हमारा बहुत पुराना गठबंधन है, तो समय समय पर मतभेद किसी किसी मुद्दे को लेकर हो सकते हैं, लेकिन उससे काम नहीं रुक रहा है। बिहार के विकास का काम जो है वो प्रभावित नहीं हो रहा है, और सरकार अच्छी चल रही है, सब लोग तारीफ कर रहे हैं सरकार की। यहाँ पर एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के में ऐसा लगता है कि जो भी पॉपुलर लीडर होते हैं, क्षेत्रीय पॉपुलर लीडर, उनको आप ज़्यादा दिन तक आप लोग बर्दाश्त नहीं करते। मैं बात करूँगा उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह साहब की, या फिर अभी येदियुरप्पा साहब बहुत ही पॉपुलर लीडर थे, और साउथ इंडिया में पहली बार पेनिट्रेशन हुआ था आपकी पार्टी का, और उनको जिस ढंग से अलग पार्टी बनानी पड़ी, दिल्ली में बैठे नेताओं ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि उन्हें बाहर जाना पड़ा। ऐसा क्यों होता है बार बार? मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, कल्याण सिंह जी का मुद्दा काफ़ी पुराना हो गया, अब वो बहुत खुशी की बात है कि दोबारा पार्टी में या तिबारा पार्टी में लौट रहे हैं। जहाँ तक येदियुरप्पा जी का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी सारी समस्याओं के बावजूद नहीं चाहती थी कि वो पार्टी छोड़ के जाए। उन्होंने फैसला किया। हमारे यहाँ आप झारखंड की बात कर रहे थे, बाबूलाल मरांडी जी पार्टी छोड़ के चले गए। अक्सर ऐसा होता है कि कोई नेता अपने को पार्टी से में कंफर्टेबल नहीं महसूस करता है, उसको लगता है कि हम इसमें फिट नहीं हो रहे हैं, तो वो छोड़ के चला जाता है। और हर एक दल में ऐसा होता है। कांग्रेस पार्टी में इसके अनेक उदाहरण हैं, लेकिन खैर इसलिए कि हम लोग कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, इससे उन उदाहरणों में नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसा होता है और इसको स्वीकार करना चाहिए। ये एक सामान्य राजनीतिक परिस्थिति है, ये एक्सेप्शनल नहीं है। ये